हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। शारजा की सही सलाह डॉक्टर स्पीक्स इवेंट्स के तीसरे और फाइनल डे पे वेलकम। आज हमसे बात करने आ रही है एक ऐसी डॉक्टर जिन्हें आप सब पहले से जानते हो। गेस करना चाहोगे कौन? जी हाँ, ये है डॉक्टर प्रगति और वो हमारे साथ बात करने वाली है सेक्सुअल राइट्स और बॉडी ऑटोनॉमी के बारे में। यानी कैसे आपके बॉडी का कंट्रोल और डिसीजंस आपके हाथ में होना चाहिए। इस नजरिए से डॉक्टर से कैसे बात कर सकते हैं। सो डॉक्टर प्रगति, थैंक यू सो मच हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वापस से। और अपनी लड़कियों पे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं आज। तो शुरू करते हैं थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लड़कियों को अपने हेल्थ और बॉडी को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? इस टॉपिक पे एक्चुअली मैं बात ही इसलिए करना चाहती थी बिकॉज जब भी एक पेशेंट यंग लड़की होती है और वो डॉक्टर को अप्रोच करती है तो हमेशा हम लोग सब लोग मानेंगे, सारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी मानेंगे कि वो लड़कियां बहुत डरी हुई होती हैं, घबराती हैं, छुपाती हैं, उनको समझ नहीं आता क्या बताना चाहिए क्या नहीं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स हैपन बिकॉज हम लोगों को एज यंग गर्ल्स कभी इतना बताया नहीं जाता है कि हमारी बॉडी हमारी अपनी है और इसका मतलब हमारी बॉडी पे हमारा पूरा राइट है और किसी का नहीं। बट इस राइट के साथ साथ हमारी बॉडी पे की हमारी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, यानी कि पूरे राइट के साथ साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको निभानी होती है। और ये वाला जो एक पर्सपेक्टिव होता है ये अक्सर यंग लड़कियों में नहीं होता, जिसकी वजह से लड़कियां यूजुअली या तो डॉक्टर के पास तब जाती हैं जब प्रॉब्लम बिल्कुल ही बढ़ जाती है, या फिर तब जाती हैं जब उनको इमरजेंसी केस की वजह से जाना ही पड़ जाता है। लेकिन दैट इज नॉट द ओनली रीजन वाई एक डॉक्टर से आपको कांटेक्ट रखना चाहिए, एक डॉक्टर में आपको ट्रस्ट होना चाहिए, एक डॉक्टर आपके साथ एक पार्टनर की तरह होनी चाहिए। तो अपनी हेल्थ को एक मेडिकल इश्यू की तरह ना लेते हुए बल्कि उसको एक अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर अगर हम चलेंगे तो हम सारे प्रिवेंटेटिव स्टेप्स भी ले पाएंगे जो हमको लेने चाहिए। हम अपनी हेल्थ को लेके, अपने कंसेंट को लेके, अपनी बाउंड्रीज, अपने लिमिट्स, अपने राइट्स को लेके एजुकेटेड रहेंगे। हमें पता रहेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकेंगे। और इन सब चीजों से क्या होगा कि इमरजेंसी सिचुएशंस कम से कम अराइज होंगी, और इवन जब अराइज होंगी तो भी आपको पता होगा कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपकी डॉक्टर भी बहुत खुश होंगी जब उनको ये समझ आएगा कि आप खुद से जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जो स्टेप्स लेने चाहिए, सब ले रही हैं, ताकि उनको कभी ऐसी कोई सिचुएशन फेस ना करनी पड़े जिसमें एकदम क्रिटिकल डिसीजन लेना हो और आपकी सहमति क्या है, आपकी चॉइस क्या है, कुछ समझ ना आ पाए। तो इस एंगल से कैसे एक डॉक्टर को आप अप्रोच कर सकते हैं और कैसे एक डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं आज। जी जरूर। एंड आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला डॉक्टर प्रगति, जब आप कहते हो कि डॉक्टर को अपना पार्टनर समझ के जाना चाहिए और एकदम पहले से जाना चाहिए, ना कि जब बहुत लेट हो जाए। तो उसी टॉपिक पे अगर हम थोड़ा और आगे बात करें तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम किस तरह खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया लड़कियां काफी डर जाती है इस टॉपिक को लेके, तो कैसे वो बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को? डॉक्टर के पास जाने से पहले जो डर होता है उसको मिटाने का या उसको मैनेज करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप को एजुकेट करके रखें। अगर आप अपनी बॉडी को समझेंगे, अपनी बॉडी की जो फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ठीक से पहचान पाएंगे, उनको ठीक से बता पाएंगे, उनको ठीक से कन्वे कर पाएंगे और उनको मेजर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो पहले ही आ जाएगा। दूसरा, ये जो मेंटालिटी होती है बहुत सारे, हम पूरी सोसाइटी की, ये किसी एक इंडिविजुअल की मेंटालिटी नहीं होती है, बट सारी सोसाइटी की मेंटालिटी है कि इन सब चीजों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, या खुल के बातें नहीं करनी चाहिए, या थोड़ी सी शर्म और झिझक रहनी चाहिए। उसकी वजह से उस सारी चीज का जो भरपाई होती है वो यंग लड़कियों को ही अक्सर भरनी पड़ती है और किसी को नहीं। किसको नुकसान होता है, किसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, किसको उसके रिजल्ट्स का सामना करना पड़ता है, वो होती हैं यंग गर्ल्स। सारी चीज में अगर सारा नुकसान यंग लड़कियों का हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर यंग लड़कियों पे ही आ जाती है कि अपने आप को एजुकेट करें। अब वैसे तो गूगल को
गूगल कोई भी चीज आप करेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं जो कि काफी आपको डरा दें या काफी मिसलीड कर दें, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दें। तो मेरी सलाह यही होगी, मेरा सुझाव यही होगा कि कोई रिलायबल वेबसाइट्स जैसे कि छाजा है और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपकी बॉडी के बारे में, पीरियड्स क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल काइंड्स, अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एसटीआई, सब चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो सही जानकारी आपके पास अगर होगी तो पहले ही आपका डर बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप ऐसे डॉक्टर से अगर बात करेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके साथ आपका कॉन्फिडेंस बना के रखेंगी, आपका ट्रस्ट बना के रखेंगी, आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगी और आपके डिसीजंस को समझेंगी, तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके लिए अगेन कुछ ऐसी डॉक्टर्स होती हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट्स पे ऐसी डॉक्टर्स की लिस्ट भी दी गई है जो कि आप कांटेक्ट कर सकती हैं थोड़े से और ट्रस्ट के साथ कि ये डॉक्टर आपकी बात शायद समझ जाएंगी। तीसरी चीज, आप ये जरूर समझिएगा कि आपकी डॉक्टर शायद आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझती हैं, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपकी बॉडी के अंदर क्या ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शन क्या है, वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं, वो शायद वो बहुत अच्छे से समझती हैं, आपसे कहीं ज्यादा अच्छे से सलाह दे पाएंगी। लेकिन आपकी बॉडी में आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छे से आपको पता होगा। तो ये एक तरह से एक पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उस तरह से समझिए जिसमें आपकी डॉक्टर आपको बायोलॉजी और मेडिकल साइंसेस की इनपुट्स दे सकती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको अपनी समझ के हिसाब से ही लेना होगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज एजुकेशन, फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ डॉक्टर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपका इसमें कितना बड़ा योगदान है, आपका अपनी बॉडी की समझ का कितना बड़ा योगदान है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रगति। आई थिंक ये काफी यूजफुल टिप्स थे हमारे लिए याद रखने के लिए, और जो लड़कियां भी याद रख सकती है जब वो डरी हुई होती है। तो हमने काफी लड़कियों से सुना है कि डॉक्टर के पास जाने के लिए मैरिड होना जरूरी है, कि लेडी डॉक्टर के पास जाने के लिए मैरिड होना जरूरी है। क्या ये सच है? नहीं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए मैरिड होने का कोई रीजन, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि आपको मैरिड होना चाहिए। अक्सर लड़कियां ये इसलिए समझती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लीगली उनको मैरिड होने के बाद ही कोई भी सेक्सुअल एंगेजमेंट अलाउड है, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं तो आपको सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं और आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा राइट है। इवन इफ अगर आप किसी फिजिकल रिलेशनशिप्स में नहीं है तो भी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत सारे और रीजन से कांटेक्ट कर सकती हैं जिसमें मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल ही बहुत मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस में से एक है। पिछले क्वेश्चन में आपने और एक चीज पूछी थी जो शायद मैं आंसर करना भूल गई, कि डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या क्या चीजों के बारे में आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो वो जो 3 ब्रॉड चीजें हैं उनके अलावा फोर्थ थिंग आई वुड से इज मे बी बीइंग प्रिपेयर्ड विद द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपकी डॉक्टर आपसे पूछ सकती हैं। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि आपकी डॉक्टर आपसे क्या पूछने वाली हैं, तो एक तो आप उन आंसर्स को प्रिपेयर कर सकेंगे और दूसरा आप उन आंसर्स के लिए तैयार होंगे, इमोशनली मेंटली तैयार होंगे ना, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपसे कोई गायनेकोलॉजिस्ट या कोई लेडी डॉक्टर पूछेंगे वो होगा आपके पीरियड से लेकर। तो आपके पीरियड्स के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ सकती हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स किस उम्र में शुरू हुए, आपका लास्ट पीरियड कब आया था, लास्ट पीरियड कब आया था उसका पहला दिन और वो कितने दिन तक चला था, उससे पिछला वाला पीरियड कब आया था। इनफैक्ट इसके लिए तो मैं कहूंगी कि मोस्ट गर्ल्स को मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप अपने पीरियड्स को खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं, या तो आप अपने फोन में ट्रैक कर लें, किसी नोटबुक में ट्रैक कर लें, इसकी बहुत सारी एप्स भी आती हैं, किसी ऐप में आप ट्रैक कर लें। ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा काम आएगी, ये इन्फॉर्मेशन कभी भी यूजलेस नहीं होगी। आपको खुद भी अपने पीरियड्स के बारे में समझ आएगा कि आपको कितने दिन का पीरियड आता है, कितने टाइम के बाद आता है, कितने दिन के लिए आता है, और जब भी आपसे डॉक्टर कुछ पूछना चाहे आपके पास तुरंत आंसर रेडी होगा। तो एक तो वो ये पूछेंगी। दूसरा वो ये पूछ सकते हैं कि आपको फ्लो कैसा आता है, आपको कितना भारी पीरियड आता है, कितने पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से चेंज करने पड़ते हैं, कितने दिन तक आता है, कभी बीच में स्पॉटिंग होती है या नहीं, पीरियड्स के बीच में, 2 पीरियड्स के बीच में कभी गांठें आती हैं, कभी ऐसा लगता है ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं पीरियड में,
कितना दर्द होता है, कोई और प्रॉब्लम होती है पीरियड से लेकर, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट हमेशा ही तैयार होके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपसे कुछ और सवाल भी पूछें, जैसे कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपको पहले कोई और बीमारी रह चुकी है या नहीं, आपको पेशाब में कोई जलन होती है, आपको निचले हिस्से में कोई दर्द होता है, कोई घाव है, क्या आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं। नाउ ये भी एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज ज्यादातर डॉक्टर्स आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकती हैं कि क्या आप शादीशुदा है कि नहीं। शायद इसीलिए बहुत सारी लड़कियों को ये डाउट भी रहता है कि शायद मुझे शादीशुदा होने के बाद ही जाना चाहिए, बट वो डॉक्टर्स अक्सर आपसे ये पूछना चाह रही होती है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं। तो चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको ये अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। अगेन, इसमें कोई झिझकने की, कोई शर्माने की, कोई घबराने की बात नहीं। इट्स योर राइट, आपका पूरा राइट है, अगर आप लीगल एज की हैं, कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में जाना चाहें तो जा सकती हैं, नहीं जाना चाहें तो नहीं जा सकती हैं। और अगर आप जा रही हैं तो उसके बारे में भी आपके डॉक्टर आपसे जरूर पूछना चाहेंगी। इसकी जानकारी खुल के ऑनेस्टली अपने डॉक्टर को देना बहुत जरूरी होगा। इसके बेसिस पे आगे, तो ये इंफॉर्मेशन पाइएगा नहीं, आपके डॉक्टर को साफ साफ बताइएगा। और अपने डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि वो आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से मेंटेन करेंगी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई डॉक्टर आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कहीं और शेयर नहीं कर सकते। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। और इसके अलावा वो आपका ब्लड प्रेशर नाप सकती हैं, हो सकता है आपका ब्लड सैंपल लें, आपका यूरिन का सैंपल लें, हो सकता है आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करें, जिसमें कि वो आपको एक अंदर एक रूम में ले जाके आपके जो गायनेकोलॉजिकल जो जेनिटल पार्ट्स हैं उनका एक फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकती हैं। ये सारी चीजों के लिए आप अगर पहले से तैयार होकर जाएंगी तो आपको उस टाइम पे उतना डर नहीं लगेगा जितना शायद उसके बिना लगता हो। वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रगति। आई थिंक इससे मतलब काफी आइडिया लग जाता है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं डॉक्टर के पास जाने पर। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन है यंग लड़कियों के लिए या सबके लिए जो मतलब डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा घबराते हैं। तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द बोला था कॉन्फिडेंस को लेके, और आई थिंक ये कॉन्फिडेंस एक तो डॉक्टर के पास जाने में होता है कम, और फिर जो रिलेशनशिप में लड़कियां होती है हमेशा फिजिकल होने से पहले उनको लगता है कि मतलब टाइम हुआ है फिजिकल का। तो फिजिकल रिलेशनशिप से पहले उन्हें कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है और वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो रेडी है कि नहीं। फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट करने का कोई राइट या लास्ट टाइम या एकदम आखिरी मौका नहीं होता है। यानी कि अगर आप 20 की उम्र में रेडी नहीं फील कर रही हैं तो कोई रीजन नहीं है कि आपको वो स्टार्ट करना चाहिए। चाहे आपका पार्टनर कहे, कितना ही कहे, कितना ही प्रेशराइज करे, कितना ही गिल्टी फील कराने की कोशिश करे, अगर आपको अंदर से फील नहीं हो रहा है कि आप रेडी हैं तो देयर इज नो नीड फॉर यू टू end up doing something that your body is not ready for। अगर आपका मन आपको सहमति नहीं दे रहा है तो कोई रीजन नहीं है। फिजिकल रिलेशनशिप करने की कोई करेक्ट एज नहीं है, ऑफ कोर्स एक लीगल एज के ऊपर आपको स्टार्ट करना होता है। उसके बाद आप 18 पे करें, 25 पे करें, 30, 35, 40, 45 कभी ना करें, इट इज एंटायरली योर राइट। एक बहुत ही अगेन कॉमन कल्चरल नोशन हमारे सोसाइटी में होता है दैट हमारी बॉडी का जो हमारा अपना मन कर रहा है वो करने का हमको कभी परमिशन नहीं मिलता। वी हैव टू, बचपन से ही हमें ड्रेसअप उस तरह से होना पड़ता है जैसे हमारा सोसाइटी चाहती है, जैसे हमारी फैमिली चाहती है। हमारे बाल भी वैसे ही होने चाहिए, जैसा भाई लड़कियों के बाल लंबे ही होने चाहिए या ऐसे ही होने चाहिए, वैसे ही होने चाहिए। जब थोड़ी सी बड़ी होने लगती है लड़कियां, हम मीडिया देखते हैं, मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, उससे हमें मिलते हैं कि लड़कियों को इस तरह से बिहेव करना है या इस तरह से अपीयर करना है। फिर हमारे बॉयफ्रेंड्स हमको प्रेशराइज कर रहे हैं, कल को हमारे हस्बैंड्स हमको प्रेशराइज कर रहे हैं। बट द नेट रिजल्ट ऑफ एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन अगर कोई लड़की लेती है तो उसका फाइनल भुगतान, रिजल्ट सिर्फ उस लड़की को भरना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड ऑल्सो अपने आप को बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी बॉडी पे तुम्हारा जो हक है वो और किसी का नहीं।
तो अगर आपको प्रेशराइज्ड फील हो रहा है, आपको रेडी नहीं फील हो रहा है, मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपनी मन की सुने और किसी की सुनने की बजाय। अपने मन की मार के किसी के अप्रूवल के लिए कुछ भी आप करेंगे तो आपकी शायद अपनी नजरों में थोड़ी इज्जत या आपका अपनी नजरों में जो अपनी तरफ प्यार है वो शायद कम हो जाए। थैंक यू डॉक्टर प्रगति। आपने ऑलमोस्ट हमारे सेकंड जो अगला क्वेश्चन है उसका जवाब दे ही दिया, बट अगर उस पर और कुछ ऐड करना चाहोगे कि यंग लड़कियां हमेशा अपनी बॉडी और हेल्थ को लेकर, जैसे कि हाइट या वेट या ब्रेस्ट साइज, इस सब को लेकर काफी परेशान होते हैं और काफी क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में, तो अपने बॉडी को लेकर उन्हें क्या अप्रोच लेना चाहिए और आप क्या सलाह देंगे उनको जिनके मन में ये सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि मैं सही हूं या नहीं? मैं यही सलाह दूंगी कि चाहे हम कितना ही सोचे कि हम पे बाहर की चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता या हम तो स्ट्रांग हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है। हम होता क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं ना, छोटे छोटे, रोज रोज, कभी मूवी से, कभी किसी पोस्टर से, कभी किसी मीम से, कभी फेसबुक पे देख के, उन सब से ना हमारी साइकी पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। यानी कि चाहे हम निकले हो ये सोच के कि हम अपनी मर्जी का करेंगे, हम जानते हैं हमारा हक क्या है, उन मैसेजेस का ना जो थोड़ा थोड़ा सा करके इफेक्ट होता रहता है, उसका क्यूमुलेटिव एक इफेक्ट होने लगता है कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे। तो मेरी सजेशन यूजुअली यही होती है यंग गर्ल्स को कि एक अपना काउंटर कल्चर बनाए अपने ही अंदर। यानी कि जितनी बार आपको दुनिया कह रही है कि आपकी अपनी बॉडी पे आपका कोई हक नहीं, उससे दुगनी बार आप अपने आप को बता पा रही हो अंदर ही अंदर कि मेरी बॉडी पे मेरा ही हक है और मेरी सेहत का ख्याल मुझे ही रखना है, मेरी राइट्स मेरे हैं, मेरी बॉडी मेरी है, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है, अगर मुझे ये चूज करना है तो करना है। कई बार क्या होगा ना कि आपको ये भी लगेगा कि डॉक्टर जो कह रही है वो शायद आपको नहीं भा रहा है, तो आपके पास पूरा हक है आप अपने डॉक्टर से सवाल पूछें। आप अपने डॉक्टर से जितने सवाल पूछना चाहें उतने पूछें। अगर आपके मन में कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रेजेंट नहीं किया अभी तक, तो आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर मैंने इस चीज के बारे में भी सुना है, क्या मैं ये ट्राई कर सकती हूँ? आपके पास आपको कोई भी जरूरत नहीं है ये फील करने की कि जो डॉक्टर ने कहा है वो ही हमेशा लास्ट में सही होगा। वो तब सही होगा जब आपकी भी सहमति होगी और डॉक्टर को आपको समझाना होगा कि क्यों वो आपके लिए एक सही डिसीजन है। तो ये अंदर से एक जो काउंटर कल्चर अपने लिए बनाना, अपने फ्रेंड्स के बीच में बनाना, आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं हो सकता है वो सपोर्टिव हैं, आपके फैमिली में कोई ऐसी लेडीज है, कोई विमेन है, कोई यंग गर्ल्स हैं जिनके साथ आपको लगता है आप इस बारे में बात कर सकती हैं, तो आपस में ये चीज रीइंफोर्स करते रहना कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर अगर मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए अभी तैयार नहीं है तो मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। अगर मुझे लग रहा है कि अभी मैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तैयार हूं तो मैं नहीं करूंगी। और ये आपस में बाउंस ऑफ करते रहना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रही हैं, अगर आपको लग रहा है वो डॉक्टर आपको ठीक से नहीं ट्रीट कर रही है, तो आपके पास पूरा हक है आप अपने डॉक्टर चेंज कर लें, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए जो आपको ज्यादा सूट कर रही हो। तो कभी भी अपनी बॉडी से, अपनी हेल्थ से, अपने राइट से कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं। इस बारे में कोई शर्म, कोई झिझक रखने की जरूरत नहीं। पूरा अपने आप को एजुकेट करें और बेझिझक जो पूछना हो पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रगति। आई लव द आइडिया ऑफ ये काउंटर कल्चर बनाना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छा पिक्चर दिया है ऑफ कैसे हमें अपने बॉडी का कंट्रोल लेना चाहिए और कैसे हमें अपने हेल्थ के डिसीजंस खुद लेने चाहिए। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आए हैं हमें हमारे लड़कियों से और हमारे व्यूअर से। तो पहला क्वेश्चन है कि पीरियड्स के एक दिन पहले फिजिकल हो सकते हैं क्या? फिजिकल तो आप कभी भी हो सकते हैं। आप पीरियड्स के दौरान हो सकते हैं, पीरियड्स के बाद हो सकते हैं, पीरियड्स से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कभी भी हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप उसके लिए रेडी हैं और एज लॉन्ग एज आप उसके साथ जो भी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना होता है वो कर रहे हैं, अनलेस यू वांट टू बी प्रेग्नेंट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो जहां तक
टाइमिंग की बात है, कोई करेक्ट और कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता, आपको प्रिकॉशंस हर टाइम लेने होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आप किस टाइम पे फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। ग्रेट। आई थिंक दूसरा क्वेश्चन था कि वजाइनल स्वेलिंग क्यों होती है? वेजाइनल स्वेलिंग बहुत सारे रीजन से हो सकती है, किसी इन्फेक्शियस रीजन से हो सकती है, किसी नॉन इन्फेक्शियस रीजन से हो सकती है। इसका आंसर आपको सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन और हो सकता है कुछ और टेस्ट के बाद ही मिल सकता है। आपको देर इज नो वन रीजन फॉर वेजाइनल स्वेलिंग, एंड हो सकता है जब आप वेजाइनल स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, आप एक्चुअली वल्वा की स्वेलिंग की बात कर रहे हो। तो इन सब के लिए एक एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। ग्रेट। आई थिंक अभी हमारे व्यूअर्स से अभी कुछ लाइव क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें से पहले सवाल था, मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से क्या हमारी सील ब्रेक हो सकती है क्या? आई थिंक सील का मतलब हाइमन, बहुत सारे यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस में डिस्कस हो चुका है। हाइमन इज एक्चुअली एक फुल्ली क्लोज्ड कवरिंग नहीं होती है। इट इज उसको आप इस तरह से कंसिडर करें कि एक ओपनिंग ही होती है, बट एक छोटी ओपनिंग होती है। hymen is not a fully closed thing, it has a small opening inside it already, and वो बहुत सारे रीजन से वैसे भी ब्रेक हो सकती है। वो तो हो सकता है आप टैम्पोन यूज कर रहे हैं, उससे भी ब्रेक हो सकती है। हो सकता है आपने कोई एक्सरसाइज करी है, उससे ब्रेक हो जाए। हो सकता है कोई सिवियर कोई चोट लगी हो, उससे ब्रेक हो जाए। तो मेंस्ट्रुअल कप से भी ब्रेक हो सकती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेक ना हो। थैंक्स डॉक्टर प्रगति। एंड अभी आखिरी क्वेश्चन है कि पीरियड्स खत्म होने के बाद पेन हो तो क्या करना चाहिए? पेन कहाँ पे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जहां पे भी अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि अन अन अनयूजुअल पेन हो रहा है, जैसे कि पीरियड्स में जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो सबके लिए यूजुअल होता है। पीरियड्स के ड्यूरिंग भी अक्सर लड़कियों को पेन होता है, पीरियड्स के एंड होने पर यूजुअली लड़कियों को पेन नहीं होता है। और ऊपर से अगर वो आपको बहुत ही सिवियर पेन हो रहा है कहीं पर भी बॉडी में, तो आपको उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब वो बॉडी में कहाँ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस किस रीजन से हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको पेट के निचले हिस्से में हो सकता है यूटीआई की वजह से हो, बट वो पेन आपको स्पेसिफिकली पीरियड खत्म होने के बाद ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी मिल सकता है जब आप एक डॉक्टर से लंबी चौड़ी एक बात करेंगे, और उसके बाद हो सकता है डॉक्टर आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रगति, आपके टाइम के लिए। ये सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल था और काफी अच्छा आइडिया मिला है, काफी वाइड रेंजिंग टॉपिक्स के बारे में। डॉक्टर के पास कब जाना है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने बॉडी का कंट्रोल कैसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।